वेलकम स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, मस्त एवं शानदार होंगे, साथ ही साथ अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे। तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपका स्थिर वैद्युत की है, इससे 2 लेक्चर हो चुका है। मैं आशा करता हूँ आप दोनों लेक्चर ज़रूर देख लिए होंगे। तो अगर आप इस लेक्चर को 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया उसे देख लीजिएगा, तब जाकर इस लेक्चर को देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो आइए बिना समय नष्ट किए इस चीज़ को शुरू करते हैं। तो ये लेक्चर आपका बेसिकली कूलम के नियम पे आधारित ही होगा, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में कूलम का नियम पढ़ लिया है। वो बेसिकली अदिश रूप था, ये वाला सदिश रूप उसका हम देखेंगे ना। तो आइए बिना समय नष्ट के शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कूलम के नियम में हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट चार्ज लेंगे, 2 बिंदु आवेश ले लेंगे। एक का नाम Q1 कर देते हैं प्लस Q1, और दूसरे का नाम क्या कर देते हैं, प्लस Q2। ठीक है ना। इसका सेंटर क्या है, A है। अगर इसका सेंटर A हो, इसका सेंटर B हो, इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो, स्मॉल r हो। ठीक है ना। इसी के हम एक वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है ना। यही आपका वेक्टर r हो। बेसिकली जो r दिख रहा है ना, ये मॉड ऑफ वेक्टर r हो। क्लियर, समझ में आया। मतलब ये वेक्टर है ना, इसका डायरेक्शन A से B की ओर है। ठीक है ना। इसका डायरेक्शन क्या है, A से B की ओर है। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कूलम का नियम वेक्टर के फॉर्म में, सदिश के रूप में। कूलम का नियम सदिश के रूप में। तो इसको हम यहाँ पर हेडिंग बना देते हैं, कूलम का नियम सदिश रूप में। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ए वेक्टर आ इस डायरेक्शन में है। ठीक है। तो इस बिंदु Q1 आवेश के कारण इस बिंदु पे लगने वाला जो बल होगा उससे हम किसे डिनोट करेंगे, प्लस के कारण प्लस पे रिपल्सन फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। तो इसके कारण इस पे बल लगेगा क्या, प्रतिकर्षण का। ये क्या होगा, ये बल होगा आपका वेक्टर FBA। इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर देखिएगा, जो जिसके कारण लग रहा है ना उसको बाद में लिखेंगे, जिस पे लग रहा है उसको पहले लिखेंगे। हम देख रहे हैं बिंदु A के कारण इस प्लस Q2 आवेश पे लगने वाला जो बल है एक कौन सा बिंदु है, B पे है। तो वेक्टर FBA है। क्लियर। तो ये चीज़ क्या हो गया, रिपल्सिव हो गया। ठीक है। मतलब प्रतिकर्षित कर दिया एक दूसरे को, मतलब दूर भेज रहा है ना। तो इसके अब कारण देखेंगे, इस कारण B के कारण इस पे लगने वाला बल। ठीक है ना। तो इसके कारण इस पे लग रहा है बल, तो क्या देखेंगे हम, इसके कारण इस पे बल देख देते हैं। तो क्या होता है, इसके कारण इस पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि सेम चार्ज है तो इसको दूर भेजने का प्रयास करेगा। तो ये क्या होगा, वेक्टर FAB। ठीक है। ये क्या है, इस बिंदु B के पे जो आवेश है Q2, बिंदु आवेश Q2 के कारण बिंदु A पे जो लगने वाला बल है आपका, वो क्या है, वही है आपका वेक्टर FAB, जो पहला वाला है ना। तो कहने का मतलब जो पहले होगा उस बिंदु पे लगेगा, दूसरे के कारण B के कारण A पे लग रहा है, इसे बोलेंगे बिंदु B के कारण बिंदु A पे लगने वाला बल। ठीक है। वेक्टर FAB से क्या बोलेंगे, बिंदु B पे बिंदु A के कारण लगने वाला बल। क्लियर। इनके बीच की दूरी r है। ठीक है। तो इसे कैसे राइट करेंगे हम, यहाँ पर देखिएगा, जो वेक्टर हम लिए हैं ना, जो आपका A लिए हैं सदिश पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना। सदिश इसको बोलते हैं क्या, स्थिर सदिश हमने क्या लिया है, वेक्टर r ले लिया है इसको। ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, वेक्टर FBA, इसको राइट करेंगे हम वेक्टर FBA, है ना, के Q1 Q2, इनका आवेश क्या है, Q1 Q2 बाई r², इनके बीच की दूरी। ठीक है। और इंटू देखिए यहाँ पर इसी डायरेक्शन में एकांक सदिश क्या है, इकाई सदिश क्या है, r कैप। इसका इकाई सदिश क्या होगा, r कैप। इकाई सदिश क्या होगा, r कैप। ठीक है ना। इसी की दिशा में हम इकाई सदिश ले लेंगे। ठीक है। तो ये क्या होगा, r कैप। आप लोग जानते हैं कि कोई इकाई सदिश r कैप जो होता है वह वेक्टर r बाई मॉड ऑफ वेक्टर r होता है। क्लियर। ये चीज़ आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से हम यहाँ से देख सकते हैं वेक्टर FAB की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर FAB किसका डायरेक्शन किधर है, इधर है। समझ में आ रहा है चीज़। तो इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये क्या होगा, ए भी इसके लिए मीडियम है, वही से ये, तो के भी सेम होगा। तो Q1 Q2 वही आवेश है, Q1 Q2 बाई क्या, Q1 Q2 बाई r²। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं वेक्टर r की डायरेक्शन इधर है, तो r कैप का भी डायरेक्शन इधर होगा।
लेकिन वेक्टर एफ ए बी इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, मतलब जस्ट इसके अपोजिट है, तो इसी कारण इसका जो इकाई सदिश हो जाएगा वो माइनस का आर कैप हो जाएगा। क्लियर? मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे आप। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना? तो यही चीज़ आपका जो आ गया, ए कूलम का नियम आपका आ गया इसमें। ए कूलम का नियम है आपका सदिश रूप में। ठीक है? आर कैप क्या है? कोई पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है। ठीक है ना? मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे। इस चीज़ को वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ आप नोट कर लिए होंगे। इसी चीज़ को हम देख सकते हैं, इनका अगर मार लेंगे ना, जो एफ इनके बीच कार्य कर रहा था वो दोनों बराबर हैं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये जो एफ था आपका, ये जो एफ था आपका जो हमने बताया है कूलम के नियम में अदिश रूप में, तो इसी का माड है। माड ऑफ वेक्टर एफ ए बी इज इक्वल टू माड ऑफ वेक्टर एफ बी ए। इसी का जब माड लेंगे ना, इसका माड क्या होगा? आर कैप का माड 1 होगा क्योंकि इकाई सदिश है। ठीक है ना? इसका माड क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही चीज़ आ जाएगा पूरा का पूरा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ठीक है? यही हमने अदिश रूप में बताया हुआ है। के क्या है? कोई कांस्टेंट है, मीडियम के लिए अलग अलग, मीडियम के लिए अलग अलग होगा। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है? मैं आशा करता हूँ आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। यही जो आप देख रहे हैं कूलम के नियम का सदिश रूप है। तो वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। मैं ऐसा करता हूँ आप ये नोट कर लिए होंगे। ये आपका अदिश रूप का था, ये दोनों सदिश रूप के हैं। क्लियर? ये दोनों कैसे होंगे? आपस में विपरीत होंगे। ठीक है ना? विपरीत सदिश होंगे। ठीक है? जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेक्टर एफ बी को क्या कहेंगे? बिंदु ए के कारण बिंदु बी पे लगने वाला बल। ठीक है? इसको क्या कहेंगे? बिंदु बी के कारण बिंदु ए पे लगने वाला बल। ठीक है ना? इसको हम इस फॉर्मेट में नोट करेंगे। ठीक है? तो आपसे अगर जब भी सदिश रूप पूछा जाएगा तो आप इसी चीज़ को नोट कर लेंगे। ठीक है ना? इसी चीज़ को आप लिख देंगे। ठीक है? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे देखेंगे परमिटिविटी या मीडियम, मतलब माध्यम की वैद्युतशीलता। यही जो के है इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं पहले। तो आइए देखते हैं, जहाँ हमारा के क्या था? के आपका था, हमने पहले भी इस चीज़ को बताया है, जो आपका के था 1/4 पाई एप्सिलॉन था, है ना? एप्सिलॉन को क्या कहते हैं? ये क्या था आपका? माध्यम की वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर? तो ये माध्यम की वैद्युतशीलता था। तो आप हेडिंग बना लीजिएगा, माध्यम की वैद्युतशीलता। इसे क्या कहते हैं? माध्यम की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये जो माध्यम की वैद्युतशीलता है ना, तो एक ऐसा चीज है कि मतलब कि दोनों आवेशों के बीच, जैसे कि यहाँ पर देखिए Q1 Q2, ठीक है? इन दोनों आवेशों के बीच जो मीडियम है ना, इसी चीज की प्रॉपर्टी है ना? तो कहने का मतलब अगर आप इसको बढ़ा देते हैं ना, इसकी वैल्यू बढ़ती है एप्सिलॉन की, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो घट जाएगा। कि जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बटे में है ना एप्सिलॉन, एफ बराबर क्या होता है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, अगर इनके बीच की दूरी आर हो तो अब क्या निकल के आएगा यहाँ से? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो ये चीज़ आपका निकल के आ जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? ये एप्सिलॉन है। ठीक है?
तो यहाँ पर देखिए, तो ए इसके बटे में ना, कहने का मतलब यहाँ से आपको दिख रहा है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्साइलन। देख लीजिए यहाँ पर, तो कहने का मतलब अगर आप एप्साइलन को बढ़ाएंगे ना, अगर एप्साइलन को बढ़ाएंगे ना, तो एफ की वैल्यू ऑटोमेटिकली घटेगी अगर आपका दोनों चार्ज सेम हो, उनके बीच का डिस्टेंस सेम हो। क्लियर? इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। तो इसी चीज़ को हम नोट करेंगे ना, इसकी परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, ये माध्यम की ऐसा गुण है जो दो आवेशों के बीच बल को निर्धारित करती है। ठीक है ना? तो लिखते हैं इसी चीज़ को, किसी माध्यम का वह गुण है जिससे उस माध्यम में दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युतीय बल का मान निर्धारण किया जाता है। ठीक है ना? तो इसी चीज़ को आप नोट कर लेंगे। ये क्या है, किसी माध्यम का वह गुण है जिससे उस माध्यम में दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युतीय बल का मान निर्धारण किया जाता है। कहने का मतलब कैसे निर्धारण किया जाता है, इसी चीज़ को अभी हम देखेंगे। जब एप्सिलॉन की आप वैल्यू बढ़ा देंगे ना, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ठीक है ना? अभी इसी चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो मैं आशा करता हूँ आप ये नोट कर लिए होंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे, जो एप्सिलॉन की जो मिनिमम वैल्यू होगी ना, एप्सिलॉन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो किसके लिए होगी, एयर के लिए होगी। क्लियर? मतलब वायु या फ्री स्पेस, निर्वात के लिए। तो यहाँ पर स्टार बना के एक चीज़ नोट करेंगे, वायु या निर्वात के लिए। ठीक है? ये चीज़ क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जो आपका होगा एप्सिलॉन नॉट होता है। इसे क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका यूनिट कैसे लिखेंगे, मात्रक कैसे लिखेंगे, यहाँ से देख लीजिए आप। यहाँ से इसको देखेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या लिख देंगे, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। एप्सिलॉन को ऊपर भेजेंगे तो ऊपर बचेगा कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं ऐसे ही। ठीक है ना? अब मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे आप। क्लियर? तो ये चीज़ आपका आ जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू है। क्या है, न्यूनतम मान है। ये क्या है, न्यूनतम मान है। मतलब परमिटिविटी की सबसे न्यूनतम वैल्यू यही होती है जो वायु के लिए होता है, इतनी वैल्यू। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यहाँ से इस चीज़ को हम देख सकते हैं, अगर कोई एप्सिलॉन एम किसी मीडियम का परमिटिविटी हो, वैद्युशीलता हो ना, तो ये हमेशा एप्सिलॉन नॉट से बड़ा होगा। क्लियर? इस चीज़ से हम यहाँ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एम स्टैंड फॉर एनी मीडियम। ठीक है ना? एक्सेप्ट एयर। क्लियर? तो एप्सिलॉन एम हमेशा आपका यहाँ से एप्सिलॉन नॉट से बड़ा होगा। तो यहाँ से ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। तो यहाँ से इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपका किसी मीडियम का एफएम होगा ना, किसी मीडियम का एफएम होगा, वो हमेशा एप्सिलॉन इससे छोटा ही होगा। मतलब एयर के अगर सेम चार्ज रख रहे हैं, उनके बीच का सेपरेशन मतलब डिस्टेंस सेम रख रहे हैं, तो मीडियम बदले रहे हैं ना सिर्फ, तो एप्सिलॉन हमेशा बड़ा होगा किसी अन्य मीडियम की अपेक्षा। मतलब अगर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल एयर में अधिक होगा एज कम्पेयर टू एनी मीडियम, अगर दोनों बिंदु आवेश सेम हो और उनके बीच की दूरी भी सेम हो। क्लियर? यहाँ से इस चीज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है ना?
तो इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसके बारे में भी हम कुछ और जानेंगे, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब मैं आशा करता हूँ आप इस चीज़ को नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो हम आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट आगे की ओर, तो हम इसको इरेज करते हैं। हेडिंग बना लीजिएगा अब इसमें, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। क्या है आपेक्षिक वैद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब किसी माध्यम का ही होगा, किसी माध्यम की रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, किसी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता उस माध्यम में वैद्युतशीलता तथा वायु की वैद्युतशीलता का अनुपात होती है। तो इसी चीज़ को लिखते हैं, किसी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता किसी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता उस माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन या एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हैं, उस माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु की वैद्युतशीलता कोष्ठ में इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का अनुपात होती है, ठीक है ना। अब देखिए आपेक्षिक वैद्युतशीलता जो है ना, इसको हम थोड़ा लिखते हैं एप्सिलॉन आर, इसको एप्सिलॉन आर से डिनोट कर लेते हैं। अर्थात एप्सिलॉन आर जो होगा आपका एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो इसी को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ये चीज़ आप देख रहे हैं ना, जो आपेक्षिक वैद्युतशीलता होती है, ये चीज़ ये बताती है कि जो आपका जो वैद्युतशीलता है उस माध्यम की, वह वायु की वैद्युतशीलता से कितने गुना है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर हम बात करें एयर के लिए, रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें, आपेक्षिक वैद्युतशीलता की बात करें, तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो वहाँ एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं हम, यहाँ से क्या लिख देंगे हम, किसी वायु के लिए, वायु या निर्वात के लिए, ठीक है ना, वायु या निर्वात के लिए जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्योंकि वायु के लिए देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, तो यहाँ से काट के आ जाएगा 1 एप्सिलॉन आर। क्लियर, समझ में आया? मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ना, मतलब और किसी भी मीडियम के लिए अगर बात किया जाए, जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी वो 1 से अधिक होगी। क्लियर, जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी वो 1 से अधिक होगी। क्यों? क्योंकि देखो हमने बताया हुआ है कि जो किसी भी मीडियम के लिए पीछे बताएं अभी, एप्सिलॉन एम जो होगा आपका एप्सिलॉन नॉट से बड़ा होगा। क्लियर, तो एप्सिलॉन एम का मतलब एप्सिलॉन है ये चीज़, इसी की वैल्यू पुट कर देंगे आप जब एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर हमेशा 1 से बड़ा होगा।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं एयर को छोड़ाकर किसी भी मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। क्लियर? मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को मिटाते हैं हम। ठीक है, थोड़ा इस पर एक सवाल देखते हैं। ठीक है, इसको तब इरेज करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक चीज़, मान लीजिए Q1 Q2 दो आवेश है, इनके बीच की दूरी स्मॉल r हो, इनके बीच की दूरी क्या हो, स्मॉल r ले लेते हैं। ठीक है, अगर इनके बीच जो लगने वाला, ये मान लेते हैं कोई लिक्विड हो। ठीक है, कोई लिक्विड हो इनके बीच का मीडियम क्या है, कोई लिक्विड हो। क्लियर? तो इनके बीच जो लगने वाला बल है ना, वो वो F है। ठीक है, वो क्या है, F है। यहाँ से समझ में आ रहा है, ये F है। क्लियर? लिक्विड ना मानते हुए एयर ले लेते हैं, हमारे लिए आसान हो गया ये चीज़, एयर मान लेते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं कोई लिक्विड, यही सेम चार्ज है। ठीक है, यही सेम चार्ज है, ए भी Q1 है, ए भी Q2 है। इनके बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, ये R है। यहाँ का जो सेपरेशन है ना, ये R है। ठीक है, तो इनके भी कोई लिक्विड है, ये कोई लिक्विड है मतलब कोई द्रव है। एयर का मतलब कोई वायु है, वायु या निर्वात होगा। यहाँ पर क्या है, कोई द्रव है। क्लियर? तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो F/2 है। क्या है, F/2 है। तो यहाँ से इसको हम राइट करेंगे, जो F आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² हो जाएगा। क्लियर है ना? तो हम आपको स्टार्टिंग में बताए हुए हैं कि जो F की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। अगर एयर की केस में बात करें तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। अगर किसी मीडियम की बात करें तो एप्सिलॉन के भी पीछे वैल्यू बताया है, एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है ना? तो यहाँ से क्या होगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/एप्सिलॉन r Q1 Q2/r²। अभी हम आपको पीछे बताए हैं कि जो एप्सिलॉन होता है वो एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हैं एप्सिलॉन की, तो ऐसा आ जाएगा ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, बात समझ गए होंगे आप। तो इसका जो F/2 होगा ना इसके बीच, तो हमसे इसका रिलेटिविटी परमिटिविटी पूछ दिया है। तो हमसे यहाँ से एप्सिलॉन r की वैल्यू पूछ दिया गया है। इस लिक्विड का क्या होगा, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। F/2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 1/एप्सिलॉन r Q1 Q2/r²। क्लियर? यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से आप देखेंगे जो F की वैल्यू पुट करेंगे ना, यहाँ पर क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² जो दिख रहा है ना, यहाँ इसके बराबर F है। तो कहने का मतलब हमारा यही है, जो A आपको दिख रहा है ना, A वाला इतना चीज़, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, F लिख सकते हैं। यहाँ से इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ से क्या लिख देंगे, F लिख देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, तो F/2 इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन r, ये F आ जाएगा। यहाँ से F कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन r इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। क्लियर? यहाँ एप्सिलॉन r क्या मिल जाएगा आपको, 2। तो इस लिक्विड की जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी वह 2 होगी। देख रहे हैं ना, इसकी वैल्यू क्या है, 1 से अधिक। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, बात समझ गए होंगे। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे, इस चीज़ को नोट कर लिए होंगे। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, इसको इरेज करते हैं। आप एक हेडिंग बना लीजिएगा, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। क्लियर? माध्यम का
परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता को, किसी माध्यम की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है उसी को हम क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता को आपेक्षिक विद्युतशीलता को माध्यम का परावैद्युतांक, मतलब इसे हम किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल के द्वारा, कैपिटल के द्वारा, के से के कहते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा आपका, के बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन आर। तो अभी हम बताए हैं कि इसका जो होता है एफ बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जो अगर दो मीडियम है इनके बीच का हो ना तो ऐसा सूत्र आता है। तो इसकी वैल्यू हम स्टार्टिंग में बताए हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹। एप्सिलॉन आर की वैल्यू के हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ इस सूत्र आपका बन गया। इस सूत्र को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ना, एफ आपका प्रोपोर्शन हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो रहा है के, ठीक है ना। कहने का मतलब इस अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप। इसकी वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है 9 इंटू 10⁹ होता है। क्लियर। तो यहाँ आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है किसी भी मीडियम के लिए, जहाँ के क्या है आपका, कैपिटल के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम का, माध्यम का परावैद्युतांक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब मैं आशा करता हूँ आप ये बात नोट कर लिए होंगे। यहाँ से अगर सेम मीडियम अलग अलग हो और Q1 Q2 और R उनके बीच का सेपरेशन सेम हो तो आप देख सकते हैं कि एफ आपका क्या आ रहा है, यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो रहा है के। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F1/F2 इज इक्वल टू K2/K1। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसी पे अभी हमें न्यूमेरिकल करवाएंगे, अच्छे से नोट कर लीजिए। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक न्यूमेरिकल। यहाँ से आप देखिए, अगर एक Q1 और Q2 हो, इनके बीच जो लग रहा है बल वो F हो, अगर या डिस्टेंस R हो, या कोई मीडियम हो ना, या कोई मीडियम हो, मान लेते हैं कोई लिक्विड मीडियम हो, ठीक है। क्लियर। तो इसके बीच का जो आपका इसका है K हो, इसका जो परावैद्युतांक क्या हो, मान लेते हैं अगर 3 हो, K1 की वैल्यू 3 हो, इनके बीच लगने वाला बल क्या हो, F हो। क्लियर। ऐसा करते हैं, बात समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। तो और यही मीडियम सेम हो, Q1 Q2 चार्ज सेम हो, और लेकिन ये मीडियम ना अलग हो, ये आपका कुछ ग्लास बन जाता है, ठीक है ना। ये आपका ग्लास बन जाता है, सेपरेशन सेम रहता है। तो इनके बीच जो बल लग रहा है आपका, अगर वो क्या हो, F/2 हो, ठीक है, ये F/2 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको इस मीडियम का परावैद्युतांक K2 पूछ दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, F1/F2 इज इक्वल टू, क्योंकि सेम है चीज़, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2/K1 अभी बताए हुए हम। तो इसमें K2 इसी की वैल्यू पूछ रहा है, तो इस पर पुट कर दिए आप। F1 की वैल्यू क्या है F, F2 की वैल्यू क्या है F/2, ठीक है, और K2 की वैल्यू क्या है, इसी को प्राप्त करना है हमको, और K1 की वैल्यू आपको 3 दी गई है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो F से F कैंसिल हो जाएगा, 3 चला जाएगा,
तो K2 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, K2/3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपको K2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 दूनी 6, तो K2 की वैल्यू क्या मिल गई आपको 6। क्लियर। तो यहाँ से आपको K2 की वैल्यू 6 मिल गई, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप, इनके बीच का जो f है वह 3f था, ठीक है ना। f/2 हो जाता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो कहने का मतलब है 6 गुना इस फोर्स को घटाएगा। यहाँ पर क्या हो, तो यहाँ पर अगर 3 था ना, तो यहाँ इस 6 भरेंगे तो f/2 हो जाएगा। क्लियर ना ये चीज़। तो यहाँ से आपको K2 की वैल्यू फाइनली 6 मिल गई, ठीक है। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मैं आशा करता हूँ आप नोट कर लिए होंगे इस चीज़ को। तो आइए इसको हम आगे देखते हैं। हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो होगा लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। तो आइए देखते हैं उसी चीज़ को, हम इसको इरेज करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम कूलम के नियम की सीमाएं। कूलम के नियम की सीमाएं, ठीक है ना। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, इसको आप लिख सकते हैं इंग्लिश में लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। तो हम क्या करेंगे, पहला आपका क्या लिमिटेशन है, पहला लिमिटेशन यही है कि दोनों बिंदु आवेश होने चाहिए, कि मतलब वो आवेश बहुत छोटे होने चाहिए, ठीक है ना। दोनों आवेश कैसे होना चाहिए, दोनों बिंदु आवेश होने चाहिए। दोनों बिंदु आवेश मतलब दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए। दोनों आवेश जिनके बीच का हमें कूलम के नियम से जिनके बीच का बल निकालना है ना, तो दोनों बिंदु आवेश होने चाहिए। दोनों आवेश बिंदु आवेश, बिंदु आवेश का मतलब बहुत कम, ऐसे आवेश जिनका आवेश का मान क्या बहुत कम हो, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं अल्प आवेश, उनके लिए नियम लागू होगा। दोनों बिंदु आवेश होने चाहिए तभी ये नियम लगेगा, तभी दोनों पॉइंट चार्ज होने चाहिए, ठीक है ना। कुछ ऐसे छोटे छोटे चार्ज होने चाहिए, Q1 Q2। अगर आपका कोई बड़ा बॉडी हो रहा है ना, जैसे कि इतना बड़ा बॉडी आपको है ना, इस पे प्लस प्लस आवेश है, तो इनके बीच हम कूलम का नियम नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। इनके बीच का जो कूलम का नियम है ना वो वैलिड नहीं है, क्लियर ना। इनके बीच हम कूलम का नियम नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे गॉस का लॉ, ठीक है ना, क्योंकि ये दो बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है। इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, गॉस का लॉ, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका गॉस लॉ। इस चीज़ को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा जो अगला टॉपिक होगा इस चैप्टर के बाद इस चैप्टर के बाद का जो टॉपिक होगा गॉस लॉ होगा, उसमें इस चीज़ का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब कोई हैवी चार्ज बॉडी के लिए इस नियम को हम नहीं लागू कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं। दूसरा क्या है, दोनों बिंदु आवेश स्थिर होने चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये हम बताएं इस चीज़ को, ठीक है ना। फर्स्ट लेक्चर है इसका। दोनों बिंदु आवेश क्या होने चाहिए, दोनों बिंदु आवेश स्थिर होने चाहिए। ठीक है ना, दोनों बिंदु आवेश क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, तभी जाके नियम कार्य करेगा। इसमें आप थोड़ा सोचिएगा, यहाँ पर अगर एक बिंदु आवेश गतिमान है और एक बिंदु आवेश स्थिर है तो क्या होगा, तब भी ये नियम कार्य करेगा। क्या होगा, अगर एक बिंदु आवेश स्थिर है तथा दूसरा, यहाँ स्टार बना के लिख लीजिएगा, एक बिंदु आवेश स्थिर है तथा दूसरा आवेश, तो दूसरा बिंदु आवेश ही होगा, दूसरा आवेश गतिमान है, तो भी ये नियम लागू होता है, तो भी यह नियम वैलिड है, लागू होता है, लागू होता है।
दूसरा स्टार बना के लिखिएगा। अगर दोनों बिंदु आवेश गतिमान है तो ये नियम लागू नहीं होता है। यदि दोनों बिंदु आवेश गतिमान हैं तो यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ इस पे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेंगे हम, उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखते रहिएगा, इसको आप प्रॉपर नोट बना के रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।